गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्विच गेयर प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। स्विच गेयर प्रोटेक्शन में वो डिवाइसेस या इक्विपमेंट्स आते हैं जो आपकी पावर सिस्टम नेटवर्क में प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन किस चीज़ से? प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर करंट एंड ओवर वोल्टेज। ओके, तो पहला डिवाइस है फ्यूज़। फ्यूज़ ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसा कि अगर आप लोगों ने पुराने वाले मीटर्स देखे होंगे, हमारे घर में लगे होते थे पुराने मीटर्स, उसमें फ्यूज़ लगाया जाता था। ठीक है, उस फ्यूज़ क्या करता था, ये एक सीरीज स्विच की तरह काम करेगा। इसमें एक वायर लगाया जाएगा फ्यूज़ के अंदर। उस वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होगी आपका जो रेटेड करंट कैपेसिटी होगी आपके घर के इक्विपमेंट्स की। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके घर के इक्विपमेंट्स 5 एम्पियर पे ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन है, तो फ्यूज़ की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी, फ्यूज़ में जो वायर लगाया जाएगा उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी वो 5.5 या 6 होगी। ठीक है, 6 एम्पियर। तो उससे क्या होगा, जैसे ही करंट ज़्यादा हुई आपकी, मान लीजिए 6 एम्पियर के करीब हुई, तो ये फ्यूज़ का जो वायर होगा ये ब्लो हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा, और आपका जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। बट इसका यूसेज हम सिर्फ लो करंट ऑपरेशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, हाई करंट ऑपरेशन में फ्यूज़ नहीं, हाई करंट ऑपरेशन में रिलेज और सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा आता है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है? लाइटनिंग अरेस्टर एक नॉन लीनियर रेजिस्टर और उसके साथ कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब भी हैवी लाइटनिंग का मतलब हैवी वोल्टेज आपकी ट्रांसमिशन लाइन पे पड़ती है, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह पे, तो क्या होता है, ये एक लो रेजिस्टेंस पाथ उनको प्रोवाइड करता है। नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है जो वो लो रेजिस्टेंस पाथ उस हैवी वोल्टेज हैवी करंट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये सर्किट ओपन हो जाता है। ये सर्किट के थ्रू जो भी आपकी हैवी करंट है वो ग्राउंड में फ्लो कर जाती है कैपेसिटर चार्ज होकर। ठीक है, तो ये ओवर वोल्टेज के केस में यूज़ होता है। जब भी ओवर वोल्टेज होगा तो ये सर्किट आपका ऑपरेट करेगा, ये नॉन लो रेजिस्टेंस शो करेगा, और इसकी वजह से जो भी आपका ओवर वोल्टेज होगा वो उसके थ्रू कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और जो सारा चार्ज होगा वो ग्राउंड में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रिले और सर्किट ब्रेकर। अब हम इसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम सर्किट ब्रेकर के बारे में देखते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर के बारे में भी देखने से पहले हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, एक तो करंट और एक आर। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ही चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, बट अगर आपके पास एक कंडक्टिंग पाथ, मतलब वायरिंग लो कंडक्टिंग पाथ है, दैट मीन्स वो करंट फ्लो कर रही है वायर के थ्रू। ओके, लेकिन वही अगर आपका जो कंडक्टिंग पाथ है वो एयर है, ठीक है, एयर भी कंडक्टिंग पाथ है बट हाई रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ है, तो वहाँ पे जो चार्ज आपका फ्लो करता है, वो जो चार्ज होता है वो होता है आर। वो आपको वो इतना वहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉस इतना ज़्यादा होता है कि जो आपका फ्लो ऑफ चार्ज है वो आपको लाइट की फॉर्म में, आर्क की फॉर्म में विजिबल होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं। सर्किट ब्रेकर के बारे में आपको इसलिए बता रही हूँ मैं, आर्क के बारे में इसलिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि आर्क सर्किट ब्रेकर में का जो कॉन्सेप्ट है वो है एक फिक्स पॉइंट होगा और एक मूविंग पॉइंट होगा। तो जैसे ही आपके सर्किट की करंट ज़्यादा होगी, ठीक है, ओवर करंट सेम एज फ्यूज़, ओवर करंट का कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, जैसे ही ओवर करंट फ्लो करेगी तो क्या होगा, ये सर्किट को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, लेकिन करंट चूँकि इतनी ज़्यादा है कि आप अगर वो सर्किट ब्रेक होगा तो भी सडनली आपके जो चार्ज मूव कर रहे हैं सर्किट में वो सडनली आपके वैनिश नहीं होंगे। ठीक है, तो वो आर्क की फॉर्म में अपीयर होंगे। ओके, तो वो अपना पाथ एयर के इससे एयर से फ्लो करेंगे। वो जो भी आपका बीच में जो भी गैप होगा फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच में, वहाँ से फ्लो करेंगे चार्ज कैरियर्स आपके, और वो एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, आर्क की फॉर्म में अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे। ओके, जैसे जैसे हम लोग अभी इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे आपको और क्लियर होगा। ओके, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। ठीक है,
आर्क इनिशिएशन मैंने आपको बता दिया, एक फिक्स पॉइंट होगा और एक मूविंग पॉइंट होगा। जैसे ही आपके सर्किट की करंट बढ़ेगी, मूविंग पॉइंट क्या करेगा, मूविंग पॉइंट अपने फिक्स पॉइंट के कॉन्टैक्ट से अलग होना स्टार्ट करेगा। बट चार्ज का फ्लो इतना ज़्यादा है इन दोनों के बीच में, करंट इतनी हैवी फ्लो कर रही है और चार्ज का फ्लो इतना ज़्यादा है कि ये यहाँ पे एक आर्क बनेगी। ठीक है, वो आर्क किस प्रोसेस से बनती है, उस जो प्रोसेस है उसको फील्ड एमिशन प्रोसेस कहते हैं। उसमें क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एयर की, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो एयर की है उससे आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस मतलब जो ये फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट को अलग करने में जो स्ट्रेस लग रहा है वो ज़्यादा हो जाए। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रेस है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस उसका फॉर्मूला है डेल्टा वी बाई डेल्टा डी। ठीक है, अगर मान लो ये 33 kV की लाइन है तो डेल्टा वी जो होगा वो तो स्मॉल ही होगा, मतलब मान लीजिए आपके वोल्टेज में जो डिफरेंस आया जब आप इसको मूव करेंगे तो वो स्मॉल होगा, जो वोल्टेज चेंज होगा। बट जो आपका डी है डेल्टा डी, जो डिस्टेंस है वो और स्मॉल होगा इन द रेंज ऑफ सेंटीमीटर मिलीमीटर। ठीक है, एकदम से ऐसा नहीं होगा कि एकदम से मूविंग पॉइंट आपका किलोमीटर तक दूर हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगा, तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा, जिस वजह से ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये काफ़ी हाई होगी और ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से हाई हो जाएगी, तो इसीलिए एक आर्क फॉर्म होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को फील्ड एमिशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब ये तो स्टार्टिंग का प्रोसेस है, आर्क कैसे फॉर्म हुआ, लेकिन वो आर्क अपने आप ही इंटरप्ट भी नहीं कर होती है। ठीक है, आप मान लो कि आपने कुछ मीटर तक इसको मूविंग कॉन्टैक्ट को आप ले गए, मतलब जो भी एक प्री डिफाइंड डिस्टेंस होगी जो भी आपको सर्किट ब्रेक करने के लिए चाहिए होगी कि आप मान लो कि 1 मीटर तक आपको मूविंग कॉन्टैक्ट को दूर करना है फिक्स्ड पॉइंट से, तो आपकी आर्क ये माना जाएगा कि आपने सर्किट को ब्रेक कर दिया। ये जो भी स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारी स्टैंडर्ड्स में लिखे होंगे IEEE या IEC के स्टैंडर्ड्स में, अगर आप उससे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जब आपने मान लीजिए 1 मीटर तक दूर कर भी दिया तब भी ऐसा नहीं है कि आर्क अपने आप इंटरप्ट हो जाएगी। बहुत ही कम केसेस में होगा कि आर्क अपने आप इंटरप्ट हो जाए। ठीक है, तो आर्क अपना पाथ फॉलो करेगी। अब वो जिस प्रोसेस से फॉलो करेगी उसको थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके छोटे डिस्टेंस पे तो आर्क प्रोड्यूस हुई फील्ड एमिशन की वजह से। ठीक है, अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो जो भी ये आर्क है वो आसपास के जो भी आपके एयर पार्टिकल्स होंगे उनको आयोनाइज करती जाएगी। ठीक है, तो आयोनाइज करने की वजह से वो भी कंडक्टिंग हो जाएंगे और आर्क अपना पाथ फॉलो करती रहेगी टू अ लॉन्गर डिस्टेंस। ओके, तो अब जब आर्क अपना पाथ फॉलो कर रही है इतने लंबे डिस्टेंस पे, तो हमको ये मेथड देखना पड़ेगा कि हम इस आर्क को इंटरप्ट कैसे करें। ठीक है, अब इंटरप्शन के 2 मेथड हैं। एक तो डीसी, अगर मान लीजिए कि डीसी बस है आपकी, ठीक है, तो उसमें क्या कैसे इंटरप्शन करेंगे, और एक जब आपकी एसी बस है तो उसमें कैसे इंटरप्शन करेंगे। दोनों के मेथड्स अलग हैं। अलग क्यों है, देखिए डीसी में आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है और वो जो करंट फ्लो कर रही है वो ज़ीरो पोजीशन पे भी नहीं जा रही है। ठीक है, वो एक मैग्नीट्यूड फ्लो उसका कांस्टेंट फ्लो करता है, तो उस टाइम पे जो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा उस इंटेंसिटी की आर्क वो प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो उसको इंटरप्ट करने के लिए आपको कोई फोर्स यूज़ करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मान लो जो आग बुझाने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं, वैसे ही आर्क इंटरप्शन में कोई कांस्टेंट फोर्स फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप एसी बस की बात करें तो एसी बस में क्या है, जो भी करंट आप इंटरप्ट करेंगे वो कभी ना कभी अपनी ज़ीरो पोजीशन पे जाएगी। मतलब ज़ीरो पोजीशन मतलब एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, वो जब ज़ीरो पोजीशन पे जाएगी, करंट की साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जब ज़ीरो पोजीशन पे जाएगी तो उसकी वैल्यू बहुत लो होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड बहुत लो होगा। तो आप अगर आप उस आर्क को ज़ीरो पोजीशन पे इंटरप्ट करते हैं तो जो भी आपको आर्क इंटरप्शन के लिए फोर्स लगेगा वो बहुत कम लगेगा। इसलिए आर्क इंटरप्शन के प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जब आपकी डीसी बस है और एक जब आपकी एसी बस है। ठीक है, अब डीसी बस में देखते हैं, डीसी बस में कितने टाइप के मेथड्स होते हैं आर्क इंटरप्शन के। पहला है आर्क स्प्लिटिंग, दूसरा है आर्क लैम्बनिंग, तीसरा है फोर्स ब्लास्ट। आर्क स्प्लिटिंग क्या है, मान लो आपने ये जो फिक्स पॉइंट है आपका और जो मूविंग पॉइंट है उसको आपने स्मूथ सरफेस ना बना के कुछ जॉ लाइक की सरफेस बनाई है। मतलब ठीक है, जॉ एक दूसरे के अंदर वो कनेक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ जॉ। तो उससे क्या होता है कि ये जो मूविंग पॉइंट का टिप है और जो फिक्स पॉइंट का टिप है,
ये एक तरीके से आपके टेंजेंशियली कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इनका जो ओवरऑल लेंथ है वो बढ़ गया है इन कंपैरिजन टू अगर यही चीज़ यहाँ कनेक्ट होती, मतलब आप एक स्मूथ सरफेस बना रहे होते, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होती उससे आपकी आर्क की डिस्टेंस बढ़ गई है। अब जितनी आप आर्क की डिस्टेंस बढ़ाओगे उतनी ही आर्क आपकी कमज़ोर होती जाएगी और इतना ही आपके चांसेस हैं कि आर्क आपकी इंटरप्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आर्क लेंथनिंग। आर्क लेंथनिंग में क्या करते हैं, इसमें आप आर्क का जो भी फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट का वो है, जो भी आपका रेंज डिफाइन होता है कि आपको मूविंग पॉइंट को इतने मीटर तक या इतने सेंटीमीटर तक, इतने mm तक, जितना भी होता हो वहाँ तक आपको मूव करना है, उस रेंज को हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जितनी दूर तक आर्क जाएगी उतना ही उसके इंटरप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स ब्लास्ट। फोर्स ब्लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आपकी मूविंग पॉइंट अलग होना स्टार्ट हुआ तो हम लोग वहाँ पे एक फिक्स्ड वो रखते हैं, एक्सटिंग्विशर रखते हैं। वो क्या करता है, वो एक स्ट्रॉन्ग जो आपका एक्सटिंग्विशिंग एजेंट होगा वो इसके ऊपर फोर्सफुली ब्लास्ट होगा। तो क्या होगा, ये आर्क की जो ओवरऑल लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ से ब्लास्ट हो रहा है तो आपकी जो आर्क जो अपना पाथ फॉलो करेगी वो ऐसे फॉलो करेगी, तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई और उसके इंटरप्शन होने के चांसेस बढ़ गए, ओके। और जो मैंने आपको एसी बस के केस में बताया था वो तो क्लियर ही था। एसी बस के केस में क्या होता है, एसी बस के केस में जब भी आपकी आर्क करंट 0 पोजीशन पे जाती है तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा फोर्स ब्लास्ट का यूज़ करके आप उसको क्वेंच कर सकते हैं, आर्क क्वेंच कर सकते हैं या इंटरप्ट कर सकते हैं, ओके। अब ये देखते हैं आर्क रीस्ट्राइकिंग। ये क्या है, आपने आर्क को इंटरप्ट कर दिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आर्क फुली इंटरप्ट ना हुई हो, वो दोबारा रीस्ट्राइक कर जाए, ठीक है। तो ऐसी एक कंडीशन है जिसमें आर्क की रीस्ट्राइकिंग करने का चांस होता है, ठीक है। जब आपका सर्किट जो हो वो लो रेजिस्टेंस सर्किट हो, मान लीजिए इंडक्टर और कैपेसिटेंस से बना हुआ है और जो भी रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, उस केस में क्या होगा, आपने यहाँ पे आर्क, ये कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा जब वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आर्क को इंटरप्ट कर दिया, लेकिन क्या हुआ, यहाँ की जो एनर्जी है वो किसी रेजिस्टेंस में लॉस होने के बजाय जाके इंडक्टर में सेव हो गई, ठीक है। कुछ देर बाद फिर से इंडक्टर अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, वो कैपेसिटर में आएगी, ठीक है। तो फिर से आर्क बनने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आर्क रीस्ट्राइक करती है, ओके। अभी ये सब यही है। हाँ, आर्क रीस्ट्राइक करती है, वो एक वोल्टेज डिफाइन होता है, ठीक है। कैपेसिटर के अक्रॉस जो एक वोल्टेज डिफाइन होता है, अगर वो वोल्टेज इतना है तभी आपकी आर्क रीस्ट्राइक करेगी। अब वो वोल्टेज क्या होता है, वो है ट्रांजिएंट रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस ब्रेकर पोल एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन इज नोन एज ट्रांजिएंट रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। पहले तो आपके सिलेबस में पूरी इसकी डेरिवेशन थी, लेकिन अब कोई डेरिवेशन नहीं है, तो आप इसका फॉर्मूला सीधे देख सकते हैं। इसमें है ट्रांजिएंट रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज इक्वल टू वी मैक्स 1 माइनस कॉस टी बाई अंडर रूट एल सी। एल सी क्या है, जो भी आपके केबल की ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जो भी जहाँ पे भी आपने सर्किट ब्रेकर लगाया है उसकी इंडक्टर और कैपेसिटेंस, जो भी आपके मूविंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट के बीच में जो भी कैपेसिटेंस बन रहा है, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर शॉर्ट लाइन की फॉल्ट है तो और लॉन्ग लाइन की फॉल्ट है तो उसके रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर शॉर्ट लाइन फॉल्ट है तो एल और सी कम होंगे, ठीक है। शॉर्ट लाइन है, लेंथ कम है, तो एल और सी जो ओवरऑल एल और सी हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें ही आपको याद होगा हम लोग लेंथ का एल का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो भी है वो कम होगा, ठीक है। तो टी बाई अंडर रूट एल सी ज़्यादा होगा और कॉस ऑफ टी बाई अंडर रूट एल सी कम होगा और 1 माइनस कॉस टी ऑफ बाई अंडर रूट एल सी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो वी आर जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो ज़्यादा होगा। तो इससे और लाइकवाइज जब भी हम लॉन्ग लाइन फॉल्ट की बात करेंगे तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कम होगा। सो इससे हम लोग क्या इंटरफेरेंस ड्रॉ कर रहे हैं, इन व्यू ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज अ शॉर्ट लाइन फॉल्ट इज मोर सीवियर, ठीक है, कंपेयर टू लॉन्ग लाइन फॉल्ट। मतलब शॉर्ट लाइन फॉल्ट जो है उसका रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके रीस्ट्राइक करने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग लाइन फॉल्ट। इसको आप लोग एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, मतलब जो एक हाइपोथेटिकल
हाइपोथेटिकल नहीं, मतलब आप कह सकते हो एक समझने के पर्पज से। मान लीजिए आपके एल और सी हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि जो भी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जो इंडक्टर और कैपेसिटर्स, मतलब जो भी आपके ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस और जो ट्रांसमिशन लाइन और ग्राउंड के बीच का या फिर जो भी सर्किट ब्रेकर के बीच का जो भी कैपेसिटर है वो कभी भी प्योर नहीं होता है, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ पोर्शन होता ही है। तो शॉर्ट लाइन फॉल्ट में जब आपकी लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगी ऑब्वियसली, तो जो भी आपका एनर्जी स्टोर होगी आपकी, उसको कम चांस मिलेगा कि वो डिसिपेट हो, ठीक है। तो इसीलिए आर्क के इंटरप्ट दोबारा रीस्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। वहीं अगर हम लॉन्ग लाइन की बात करें तो लॉन्ग लाइन में रेजिस्टेंस होगा ऑब्वियसली, तो आर्क के इंटरप्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो आई स्क्वायर आर लॉस की वजह से आपकी आर्क की एनर्जी ज़्यादा लॉस्ट होगी, ठीक है। तो वहाँ पे रीस्ट्राइक वो करने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट है रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। इसकी ज़रूरत हमें क्यों है कि हम रेट निकालें कि किस रेट से रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज राइज कर रहा है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में अगर हमने ये निकाल लिया तो इसके कंपैरिजन में हम लोग ये देखेंगे जो आर्क के डिसिपेट होने की जो रेट है वो ज़्यादा है या कम है। मान लीजिए रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपकी आर्क जो जिस रेट से डिसिपेट हो रही है उससे ज़्यादा है तो आपकी आर्क रीस्ट्राइक करेगी, ठीक है। लेकिन अगर रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपकी आर्क क्वेंचनिंग रेट से कम है तो जब तक ये रीस्ट्राइक करने के लिए एलिजिबल होगी उससे पहले ही आपका जो आर्क होगा वो क्वेंच हो जाएगा, ठीक है, वो इंटरप्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अब वो कैसे निकालते हैं, आपके पास रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो जो वैल्यू आई वो है Vm/√LC साइन ऑफ T/√LC। इसमें हम मैक्सिमम RRV भी निकाल सकते हैं और एवरेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि इफ़ द रेट एट विच हीट इज़ डिसिपेटेड, हीट कौन सी, जो आर्क आपकी बनी है उसकी हीट जो है वो डिसिपेटेड इज़ लेस देन कंपेयर टू RRV, मतलब रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, देन आर्क विल रीस्ट्राइक, अदरवाइज आर्क इज इंटरप्ट। अब इसमें दो और क्या कह सकते हैं आप, डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस को देख लेना, ये आपके सिलेबस में है। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज और रिकवरी वोल्टेज। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस ब्रेकर फोर्स आफ्टर फाइनल आर्क इंटरप्शन, ठीक है। और रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, RMS वोल्टेज जो अपीयर होता है अक्रॉस ब्रेकर फॉर आफ्टर फाइनल आर्क इंटरप्शन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं करंट चॉपिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग फोर्स ब्लास्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फोर्स ब्लास्ट में क्या होता है, फोर्स ब्लास्ट में आप एयर या फिर कोई भी आर्क क्वेंचनिंग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो फोर्सली ब्लास्ट करता है उसको करंट, हम लोग करंट चॉपिंग फिनोमेना AC के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये नेचुरल जीरो पोजीशन पे जा रही है आपकी करंट, ठीक है। तो क्या है, हमने किस हिसाब से डिज़ाइन किया, हमने इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि जब भी ये नेचुरल करंट पे पोजीशन पे जाए आपकी आर्क करंट, तो उस समय आपका जो भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आप लोग लगा रहे हैं आर्क को क्वेंच करने के लिए, एयर या फिर कुछ भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं आर्क क्वेंचनिंग मटेरियल के लिए की तरह, वो नेचुरल जीरो पोजीशन पे आपका वर्क करे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिस फोर्स से आपने उसको सेट किया है, ठीक है, जो भी आपने फोर्स किस रेंज से, मतलब किस इफेक्ट से उस जो भी क्वेंचनिंग मीडियम है उसको स्ट्राइक करना है आर्क पे, अगर वो जो रेट आपने ज़्यादा सेट कर दिया है तो क्या होगा, ये जो आर्क है ये नेचुरल जीरो पोजीशन पे जाने से पहले ही आपकी क्वेंच हो जाएगी। देखो यहाँ पे आर्क क्वेंच हो गई, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा, फिर कुछ समय बाद, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि आर्क की जो भी एनर्जी वो इंडक्टर में स्टोर होगी, तो फिर वो कुछ समय बाद फिर से रीस्ट्राइक करेगी, फिर आपका जो फोर्सिंग एक्शन है वो काम करेगा और आर्क क्वेंच हो जाएगी, लेकिन वो फिर से रीस्ट्राइक करेगी टिल आपके जीरो पोजीशन पे। इस फिनोमेना को कहते हैं करंट चॉपिंग फिनोमेना, ठीक है।
तो इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है कि आपका जो आर्क क्वेंचरिंग मीडियम है वो अननेसेसरी यूज़ हो रहा है, जो आपको कॉस्ट के उसमें भी इफ़ेक्ट करेगा। और ये जो कैपेसिटर और इंडक्टर है, इनके बीच में चार्जिंग डिस्चार्जिंग चल रही है, तो ऑब्वियसली इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इफ़ेक्ट होगी। डिसएडवांटेज इसका ये है, ट्रांजिएंट्स ऑफ वोल्टेज नोन एज स्विचिंग ओवर वोल्टेज विल अपीयर across the system. The insulation requirement for EHV line is designed based on switching over voltages. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस स्विचिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम लोग। ये एल और सी का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, ये आपके मूविंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट है, तो इसमें हम लोग साइड में रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो जैसे ही जो भी इसकी आर की एनर्जी है वो इस रेजिस्टेंस में जाके वेस्ट हो जाती है और आर्क आपकी क्वेंच हो जाती है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 0.5 √L/C। अब हम देखते हैं कि ये सर्किट ब्रेकर की रेटिंग क्या होती है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर की रेटिंग हम लोग सब ट्रांजिएंट स्टेट में करते हैं। एक स्टडी स्टेट होता है जब आपकी जो भी आपका साइनोसॉइडल करंट वगैरह है वो एक रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड फॉलो करे। लेकिन जब भी जो भी आपका साइनोसॉइडल बिहेवियर है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म डिकेइंग टर्म है, मतलब कि यहाँ से वो स्टार्ट हो रही है और वो एक्सपोनेंशियली उसका मैग्नीट्यूड डिके होता जा रहा है। तो वो जब तक वो कांस्टेंट पे नहीं आता, वहाँ पे सब ट्रांजिएंट स्टेट होती है अप टू 3 साइकिल्स, और उसके बाद ट्रांजिएंट स्टेट होती है। तो सर्किट ब्रेकर की जो ब्रेकिंग करंट होती है वो सब ट्रांजिएंट करंट होती है। मतलब ये आपके एक्सपोनेंशियल पोर्शन में जितनी करंट फ्लो करती है उसके हिसाब से हम लोग ब्रेकिंग कैपेसिटी को वो करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, A circuit breaker can make the circuit during sub-transient state और break the circuit during transient और steady state। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो ये सारी इक्वेशंस हैं जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें बस आपको ये देखना है जो भी इसकी मेकिंग कैपेसिटी है वो ब्रेकिंग कैपेसिटी से 2.55 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डाई इलेक्ट्रिक। सर्किट ब्रेकर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, और एक है ऑयललेस और एक है ऑयल टाइप। ऑयललेस में आपका आता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जो हम एक्चुअली ये वो चीज़ है जो भी हम लोग फोर्स यूज़ करते हैं आर्क को क्वेंच करने के लिए। ठीक है, तो वो फोर्स हम लोग एयर के थ्रू लगा रहे हैं या फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड के थ्रू लगा रहे हैं या फिर हम लोग वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपका सर्किट ब्रेकर बाइफरकेट, मतलब सर्किट ब्रेकर को आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो किस टाइप का सर्किट ब्रेकर है। और ये सब ऑयललेस सर्किट ब्रेकर होते हैं। एक होता है ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर, उसमें क्या होता है कि ऑयल टाइप में ही आप ऑयल के अंदर ही इमर्स करते हो अपने सर्किट ब्रेकर को। तो क्या होता है, जो भी आपकी करंट फ्लो करती है वो उससे ऑयल जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे ऑयल हीटअप हो जाता है और फिर बाद में वो आर्क क्वेंच हो जाती है और फिर ऑयल अपने आप से वो हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर और एक बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। शायद जो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, जो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उसमें सिर्फ आपके आर्क को क्वेंच करने की वो होती है, मतलब उतना ही ऑयल रखा जाता है। ठीक है, और जो दूसरा ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उसमें जो ऑयल आपका हीटअप हो गया है उसको नेचुरल कूलिंग के लिए, उसको कूलिंग के लिए भी इतने अमाउंट में ऑयल रखा जाता है। ठीक है, अब मिनिमम ऑयल में वो एयर के थ्रू कूल होगा और इसमें हम एक्स्ट्रा बल्क ऑयल यूज़ करेंगे जिसमें वो ऑयल इतना अमाउंट होगा कि वो ऑयल एज अ हीटिंग मीडियम, कूलिंग मीडियम की तरह काम करेगा। अब इसमें लेकिन बल्क ऑयल में बहुत ज़्यादा आपको हैवी सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम ऑयल में आप जो आपका सिस्टम होगा वो कम होगा, वो थोड़ा कम बल्कि होगा। अब यहाँ ये जो पेज है इसमें काफ़ी सारे स्विचिंग के बारे में दिया हुआ है। जैसे रेजिस्टेंस स्विचिंग इज़ मेनली एम्प्लॉयड इन AB सर्किट ब्रेकर। AB क्या है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। उसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस स्विचिंग, जो अभी हम लोगों ने देखा, जो कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगा दिया था जिससे आपका एयर जो आपका जो भी आर्क की एनर्जी थी वो
हम लोगों ने डिसिपेट कराई थी। ऐसे ही रेजिस्टेंस स्विचिंग रिड्यूसेस द सीवियरिटी ऑफ ट्रिपल आर वी, ये तो हम लोगों ने देख लिया। एयर प्रेशर इन ए बी सर्किट ब्रेकर इज मेंटेन्ड अराउंड 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर मोर सुटेबल फॉर हाई स्पीड एंड रिपीटेड ऑपरेशन, क्योंकि एयर ब्लास्ट है, ठीक है, तो आप बहुत हाई स्पीड में आग को क्वेंच कर सकते हैं। AB सर्किट ब्रेकर आर मोर सुटेबल फॉर EHV एंड UHV एप्लीकेशन 400 kV रेंज। इसमें बेसिकली जो भी आपके सर्किट ब्रेकर के टाइप होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था SF6 सर्किट ब्रेकर, ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर, ऑयल लेस सर्किट ब्रेकर, वो डिफ्रेंशिएट ही इस बेसिस पे किए जाते हैं कि वो कौन सी केवी रेंज के लिए ऑपरेट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी कॉस्ट क्या है। किसी भी प्रोटेक्टिंग डिवाइस की कॉस्ट आपकी जो भी जो डिवाइस को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके 20% से ज़्यादा किसी भी केस में नहीं होनी चाहिए प्रोटेक्टिंग डिवाइस की। तो उसके बेसिस पे आपका सर्किट ब्रेकर का जो भी आप लोग सर्किट ब्रेकर आप यूज़ कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि प्रोटेक्टिंग डिवाइस की आपकी पूरी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। SF6 gas is 3 to 5 times better than air due to its electronegativity property. Electronegative means affinity of electrons. Because of its low molecular weight, SF6 gas has excellent thermal conducting property. But SF6 इसके साथ ही महंगा भी है, तो इसलिए हम हर एप्लीकेशन में SF6 को यूज़ नहीं कर सकते हैं। SF6 gas is maintained at 40 kg per centimeter square below this pressure. It is in power form, hence heating may be used, heater may be used for interrupting low inductive or low capacitive currents without resistance switching. The circuit breaker employed is SF6 circuit breaker. Transformer oil in OCB, oil circuit breaker, ये दो एप्लीकेशन है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर अपना लेक्चर, ठीक है।